जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देना प्राथमिकता रहेगी। जहां अधिक कैंडिडेट होते हैं वहां गुटबाजी रहती है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा, बदलाव का वक्त आ गया है। शनिवार को राज्यसभा सांसद और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने स्थानीय गांधी चौक पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। साथ ही कांग्रेस जनों ने गांधी चौक पर फूल मालाओं के साथ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का काफिला स्थानीय रेस्ट हाउस पहुंचा, जहां पर उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में जो हालात हैं उससे कहीं न कहीं संविधान बिखरता नजर आ रहा है। सांसद तनखा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा, 2023 का मुद्दा प्रदेश का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, महिला अत्याचार और कुपोषण का मुद्दा रहेगा। प्रत्याशी के टिकट को लेकर उन्होंने कहा, जो भी कैंडिडेट, जो भी प्रत्याशी जिताऊ होगा, पार्टी उसे ही टिकट देगी। और गुटबाजी की जहां तक बात है, जहां पर एक से अधिक प्रत्याशी होते हैं वहां पर गुटबाजी होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी है और ये वक्त बदलाव का है। उन्होंने मणिपुर और हरियाणा में हो रही हिंसा पर भी चिंता जताते हुए कहा कि वहां की सरकार ने इस मामले को में सही एक्शन नहीं ले रही है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के सिवनी मालवा आगमन पर जिले के कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत कर उनसे मुलाकात भी की। राजनीतिक सवाल ये है कि आगामी 2023 का आगाज होने वाला है, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, कहाँ पर है? ये तो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोग तो बहुत आशान्वित हैं और 18 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सामने दिख रही है। 133 दिन के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को राहत दी है, कैसे देख रहे हैं? मेरे ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जो जीते हैं ये न्याय की एक विक्ट्री है, मगर सच्चाई तो ये है कि ये प्रकरण होना ही नहीं चाहिए था। आज तक भारत के इतिहास में इस प्रकार के स्टेटमेंट में किसी को सज़ा नहीं हुई है और 2 साल की सज़ा तो 200 साल में पहली बार हुई है। एक नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, कंपाउंडेबल ऑफेंस पे 2 साल की मैक्सिमम सज़ा दी जाती है। उससे सुप्रीम कोर्ट भी कल विचलित था और सुप्रीम कोर्ट बार बार यही पूछता रहा कि आप बताइए 200 साल के इतिहास में किसी को 2 साल की सज़ा दी गई है क्या? आप 2 साल 11 महीने 29 दिन भी देते तो राहुल जी को की सदस्यता नहीं जाती, तो 2 साल देना, मैक्सिमम देना भी उनके लिए बड़ी अनिवार्य था, ये तो सदस्यता जाती नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आक्षेप लगाया और कहा कि नहीं, ये जन अधिकार कानून का उल्लंघन है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हो और आप लोकसभा में आपको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। उस अधिकार को इस तरह से वंचित करना उन्होंने गलत समझा। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ था और इस बीच 11 अध्यादेश पारित हुए हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी की एक पुरानी आदत है कि बिना डिस्कशन के अपने बिल्स को पास कराना। मैंने तो पहले भी ट्वीट किया था मोदी जी को, मोदी जी आपके पास 2 विकल्प हैं, या पार्लियामेंट में डिस्कशन करा लो या सड़क पे करा लो। जब आप पार्लियामेंट में नहीं कराओगे तो डिस्कशन सड़क पे होगा। फार्म लॉ में यही हुआ, आपने पार्लियामेंट पे डिस्कशन नहीं होने दिया तो सड़क में हुआ और आपको अल्टीमेटली तीनों लॉ वापस लेने पड़े। कश्मीर को लेके भी बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। तो प्रॉब्लम विद बीजेपी है कि जितने वो कानून बनाते हैं उसमें डिस्कशन इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो कंट्रोवर्शियल कानून होते हैं और उनको लगता है कि डिबेट होगा तो हम एक्सपोज होंगे, तो वो चाहते हैं कि किसी तरह बिना विपक्ष के कानून बना लो। मणिपुर और हरियाणा की जो घटनाक्रम है अभी, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो सबको समझ आ रहा है कि स्पॉन्सर्ड है, किसका इससे बेनिफिट किसको होता है, सबको समझ आ रहा है बेनिफिट किसको होता है। दूसरी चीज़, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय होता है। जब चीफ मिनिस्टर मणिपुर कंप्लीटली फेल हो चुके हैं, उन पे किसी का विश्वास नहीं रह गया है, हज़ारों लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों गांव जल चुके हैं या घर नष्ट हो चुके हैं, सैकड़ों लाइफ जा चुकी हैं,
उसके बाद भी अगर चीफ मिनिस्टर को हटाया नहीं जाता, इस पे मैं तो क्या कहूँगा, मैं मोदी जी और अमित शाह जी पे प्रश्न चिन्ह उठाऊँगा कि आप नहीं चाहते हैं कि उसको हटाया जाए, और ये जन आकांक्षा के विपरीत है। बात अगर मध्य प्रदेश की कही जाए तो 2023 में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं आप? देखिए, किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अपनी तैयारी करके जीतो, और उस तैयारी में हम लगे हैं पूर्णतः से। ये भी डिक्लेयर किया है कि हम अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जल्दी डिक्लेयर करेंगे, और उसके अलावा कांग्रेस जो कांग्रेस की जो कांग्रेसमैन है वो हर प्रकार से तैयार है इस वक्त सत्ता में वापस आने के लिए। सर, कांग्रेस तो पिछली बार भी सरकार कांग्रेस की थी, फिर ऐसा क्या हो गया? क्या उम्मीद है कि इस बार नहीं होगा? मैं पिछली बार एक जन हमको छोड़ के चला गया कुछ एमपीज के MLAs के साथ। फॉर्चुनेटली अभी हमारे पास ऐसा कोई नहीं है व्यक्ति जो छोड़ के जाएगा। 2024 के लिए गठबंधन बनाया है इंडिया नाम से, कितना मजबूत मान रहे हैं आप? देखिए, मजबूती उसकी मैं बोलूँ तो कोई मतलब नहीं है। इंडिया से विपक्ष सत्ता पक्ष डर गया है, और सत्ता पक्ष इस वक्त इंडिया को लेके तमाम कंप्लेंट्स करा रहा है, जैसे कि इंडिया के बन जाने से उनको पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं तो इसी से यही मेरा मापदंड है कि अगर मोदी जी और उनकी पूरी सरकार इंडिया के नाम से घबरा गई है, इसका मतलब उनको चिंता है। सिडनी मालवा विधानसभा हमेशा ही कांग्रेस का गढ़ रही है, ऐसे में आपके प्रत्याशी चयन को लेकर क्या प्रायोरिटी रहेगी? देखिए, हम लोग तो जो मैं समझ सकता हूँ, किसी भी पार्टी का पहला प्रयास तो ये होता है कि जो बेस्ट प्रत्याशी है, जो जीत सकता है, उसको सिलेक्ट करें, उसको टिकट दें, और हम आई एम श्योर कि वो पार्टी उसी प्रोसेस को फॉलो कर रही है। हमेशा तो गुटबाजी एक बहुत बड़ी समस्या कांग्रेस की रही है, कैसे नहीं? किस पार्टी की नहीं है? किस पार्टी की नहीं है? अगर पॉलिटिक्स है तो गुटबाजी रहेगी, अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं गुटबाजी रहेगी। तो इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली लोग पार्टी को वोट करते हैं, और जो पार्टी जिसके पक्ष में मतदाता आ जाते हैं और मतदान होता है तो वो जीतता है। लास्ट टाइम हम जीत ही गए थे, लगभग स्लेंडर मार्जिन से हम हारे थे। हमारे पास सपोर्ट भी था इंडिपेंडेंट्स का, दूसरी पार्टीज़ का, मगर तोड़ फोड़ के एक सरकार बनाई गई, हमारे 20-25 लोगों को लेके चले गए। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बात नहीं मानी। इसलिए अब हम जनता की अदालत पे हैं। जनता डिसाइड करेगी कि जो उस वक्त हुआ था वो ठीक था कि गलत था, और जनता डिसाइड करेगी कि उनको स्थायी सरकार चाहिए कि अस्थायी सरकार चाहिए। कम शब्दों में बताइए, 24 और 23 दोनों चुनाव कांग्रेस पार्टी का क्या मूड है इस बार, कैसे लड़ेगी, क्या देगी? 23 का जो चुनाव है ये स्टेट का चुनाव है, स्थानीय चुनाव है। इसमें सेंटर का मुद्दा नहीं रहेगा, इसमें मोदी जी मुद्दा नहीं रहेंगे। इसमें शिवराज जी का कुशासन, शिवराज जी का जो कुपोषण, महिला जो क्राइम और अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, घोषणावीर, और ये जितनी बातें लोग उनके बारे में कहते हैं कि एक प्रकार से ही इज़ अ प्रूवन फेलियर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर फॉर 18 ईयर्स, वो मुद्दा रहेगा। 24 के मुद्दे नेशनल होंगे। सर, पिछले दिन आप शिवराज जी की बात करें, पिछले दिन शिवराज जी सिडनी मालवा आए थे। उनका कहना है कि हम जो भी योजनाएं और हितग्राहियों के लिए शुरू करते हैं, जनता के लिए शुरू करते हैं, कांग्रेस आती है खत्म कर देती है उसको। जनता से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। कांग्रेस आई कब? कुछ 15 महीने के लिए तो आई थी, 18 साल से तो वही थे। तो तब शिवराज जी किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? मतलब मेरे को तो पता नहीं कि 20 साल में कोई कांग्रेस आई थी, और जो आई थी उसने कोई ऐसा काम नहीं किया था, बल्कि हम तो किसानों का कर्जा माफ़ कर रहे थे जो बीजेपी ने आके ख़त्म कर दिया। तो ये तो उल्टी बात कह रहे हैं, बट आदत है उनकी। एक आखिरी सवाल कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इंडिया गठबंधन जो बना है, तो राहुल गांधी किस तरीके से कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे, या इंडिया के नेतृत्व करते हुए मोदी सरकार को चुनौती देंगे और कांग्रेस की? देखिए, मैं जो समझ सकता था, राहुल जी विपक्ष के सबसे कद्दावर और सबसे तगड़े स्पीकर थे लोकसभा में, और जिस तरह से वो मोदी जी को और बीजेपी को अटैक करते थे, शायद दूसरे लोग उतने इफेक्टिवली नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो राहुल जी की बात देश सुनता है। तो मेरे को जो समझ आया है कि राहुल जी का लोकसभा में आना, और अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब वो पार्टिसिपेट करेंगे और जब वो मोदी जी के बारे में बातें बोलेंगे, तो देश फिर सुनेगा। उसी का तो डर था कि उन्होंने राहुल जी को लोकसभा से बाहर करवा दिया था।